नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल द अपग्रोथ में। आज की इस क्लास के माध्यम से हम लोग जैक बोर्ड क्लास 11 विषय हिंदी इलेक्टिव का आज हम लोग सेट 1 को देखेंगे, जो कि एग्जाम में समय दिया जाएगा। 1 घंटे का समय रहेगा और अधिकतम अंक जो होगा 40 आने 40 नंबर का जो होगा एग्जाम होगा। आगे देखिए, जो कुछ समय निर्देश में दिया गया है, इस प्रश्न पुस्तिका में कुल 40 बहुकल्पीय प्रश्न है। इस सेट में जो है कुल 40 बहुकल्पीय प्रश्न है और एग्जाम में भी जो आएंगे 40 बहुकल्पीय प्रश्न आएंगे। आगे देखिए, सभी प्रश्न जो है अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न की अधिमानता जो होगी 1 अंक। प्रत्येक प्रश्न जो होगा 1 अंक का होगा। गलत उत्तर के लिए अंक नहीं काटा जाएगा। प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प ABCD दिए गए हैं। इनमें से सबसे उपयुक्त विकल्प का जो है चयन करना है। आगे देखिए, खंड क में दिया गया है अपठित बोध। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। अब देखिए, यहाँ से गद्यांश शुरू होता है। भाग्य और पुरुषार्थ कार्य कारण की तरह एक दूसरे से जुड़े हैं। पुरुषार्थ यदि नहीं होगा तो भाग्य भला कहाँ से आएगा। जब आदमी में पुरुषार्थ और संकल्प शक्ति होगी तभी सफलता मिलेगी। जैसे बीज बोया जाएगा, फल वैसा ही तो मिलेगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम अधिकाधिक पुरुषार्थ करें। अब देखिए, प्रश्न यहाँ से 1 नंबर में दिया गया है, उपयुक्त गद्यांश का सबसे उपयुक्त शीर्षक क्या है। तो उपयुक्त शीर्षक क्या है? पुरुषार्थ है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, पुरुषार्थ। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है दोस्तों, किस वाक्य से यह अर्थ निकलता है कि कर्म अनुसार ही फल मिलेगा। तो किस वाक्य से जो यह वाक्य निकलता है कि कर्म अनुसार ही फल मिलेगा। तो जैसा बीज बोया जाएगा वैसा ही तो फल मिलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है दोस्तों, अनुच्छेद में क्या संदेश दिया गया है। अनुच्छेद में क्या संदेश दिया गया है? तो पुरुषार्थ करने का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्तों, संकल्प शक्ति में कौन सा समास है। संकल्प शक्ति में जो है कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। तो राइट आंसर ऑप्शन ये, तत्पुरुष समास। आगे देखिए, पद्यांश दिया हुआ है। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 के लिए सही विकल्प का जो है चयन कीजिए। जाति हाय रे जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला। कुपित सूर्य की ओर देखकर वह वीर क्रोध से बोला। जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड। मैं क्या जानूं जाति, जाति है ये मेरे भुजदंड। आगे देखिए, जो प्रश्न दिए गए हैं इनसे, इन पंक्तियों में कवि ने किस चीज की चर्चा की है। तो कवि ने किस चीज की चर्चा की है? तो जाति भेद की चर्चा की है। देखो, यहीं से पता चल रहा है, जाति हाय रे जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला। जाति जाति रे रटते, यानी किस पर जो सो चर्चा की गई? तो जाति भेद की। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ये, जाति भेद की। आगे देखिए, कौन केवल जाति जाति रटते। तो देखिए, जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड। तो कौन रटते? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पाखंडी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया, सबसे उपयुक्त शीर्षक चुने। तो सबसे उपयुक्त शीर्षक चुनना है। तो देखिए, पाखंड दिया है, भुजदंड दिया है, वीर दिया है, तो जाति। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, जाति। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में, मैं क्या जानूं जाति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें क्या प्रश्न पूछा जा रहा है? मैं क्या जानूं जाति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, प्रश्न अलंकार। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में है, उसके पहले देखिए खंड ख है, रचनात्मक लेखन एवं अभिव्यक्ति और माध्यम। तो देखिए, 9 में दिया गया, छापा खाना से संबंधित निम्न में से सही जोड़ा कौन सा है। तो छापा खाना से संबंधित जो है सो कौन सा जोड़ा जो है सो सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, 1556 गोवा जो है सो छापा खाना से संबंधित है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है दोस्तों, हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र का नाम क्या है। तो हिंदी में जो सबसे पहले समाचार पत्र जो है सो प्रकाशित हुआ था उसका नाम क्या है? तो उदंत मार्तंड है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, उदंत मार्तंड। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है दोस्तों, समाचार में कितने प्रकार के काकरों का किया जाता है। समाचार में कितने प्रकार के काकरों का प्रयोग किया जाता है? 1, 2, 4, 6। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 6। समाचार में कितने प्रकार के? तो 6 प्रकार के काकरों का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है दोस्तों, किस प्रकार के पत्र व्यवहार में अभिनिवेदन समापन भवदीय का प्रयोग होता है। तो भवदीय का प्रयोग किस में होता है? औपचारिक में, जिसे हम लोगों का जो है सो कोई रिलेशन नहीं होता है। जैसे सरकारी कर्मचारी हो गया, प्रधानाचार्य हो गया,
उसका समापन जो होता है सो भवदीय का प्रयोग होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ये, औपचारिक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है दोस्तों, समाचार पत्र की नीति, सोच और विचारधारा की अभिव्यक्ति होती है। समाचार पत्र की नीति, सोच, विचारधारा की अभिव्यक्ति होती है तो किसमें होती है? तो रिपोर्ट लेखन में होती है। तो राइट आंसर क्या होगा? सॉरी, संपादकीय लेखन में होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, संपादकीय लेखन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है दोस्तों, किसी एक विषय पर सर्वांगपूर्ण तथा सम्यक लिखित विचार कहलाता है। तो सम्यक विचार जो है क्या कहलाता है? तो आलेख कहलाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, आलेख। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है दोस्तों, संचार अनुभवों की साझेदारी। संचार जो है अनुभवों की साझेदारी किस प्रसिद्ध संचार शास्त्री का कथन? यह जो है किसका कथन है? तो विल्बर श्रेम का कथन है। तो राइट आंसर ऑप्शन ये, विल्बर श्रेम। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लें, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपकी जैक बोर्ड 2024 की बेहतरीन तैयारी हो सके और आपका नंबर जो है सो अच्छा से अच्छा आ सके। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है दोस्तों, प्रिंट माध्यम के आविष्कार का श्रेय जो है सो किसको जाता है? प्रिंट माध्यम के आविष्कार का श्रेय जो है सो किसको जाता है? तो गुटेनबर्ग को जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ये, गुटेनबर्ग। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है दोस्तों, मुद्रण, ध्वनि, दृश्य, फिल्म आदि सभी प्रकार के संचार माध्यमों का संगम कहलाता है। मुद्रण, ध्वनि, दृश्य, फिल्म आदि जो सभी प्रकार के संचार का माध्यम है तो इसका संगम जो है सो क्या कहलाता है? तो इंटरनेट कहलाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, इंटरनेट। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है दोस्तों, संचार प्रक्रिया में डिकोडिंग का क्या अर्थ है? संचार प्रक्रिया में जो है सो डिकोडिंग का क्या अर्थ है? तो प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझाना। तो राइट आंसर ऑप्शन ये, प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझाना। आगे देखिए क्वेश्चन खंड ग में दिया गया पाठ्य पुस्तक से, जो कि है हमारी बुक से है, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 19 से 22 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। खेलने में को काको गोसैया, हरी हारे जीत सुदा श्री दामा, बरबस ही कत कत कर करत रिसैया, जाति पाति हमें हमते बड़ नाही, नाही बसत तुम्हारी छैया, अति अधिकार जानवत आते जाते अधिक तुम्हारे गैया, रुहटी करे तासो को खेले, रही बैठी जह जह गवैया, सूरदास प्रभु खेलैयो चाहत ताऊ दाऊ दियो करी नंद दुहैया। प्रस्तुत पंक्तियों के जो सो कवि कौन है? यह जो हमारे पाठ्य पुस्तक से जो पद्यांश लिया गया है, इसके जो सो कवि कौन है? तो इसके कवि कौन है? तो सूरदास है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ये, सूरदास। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है दोस्तों, उपयुक्त पंक्तियों के केंद्र में क्या है? उपयुक्त पंक्तियों के केंद्र में जो है क्या है? तो वात्सल्य है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, वात्सल्य। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है दोस्तों, यहाँ किनके बीच संवाद हो रहा है? यहाँ जो सो किनके बीच जो सो संवाद हो रहा है? तो कृष्ण सुदामा के बीच। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, कृष्ण और सुदामा के बीच। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में है दोस्तों, ये पंक्तियां किस भाषा में रचित है? यह जो अभी पद्यांश हम लोगों ने पढ़ा, यह जो सो किस भाषा में रचित है? तो वज्र भाषा में रचित है। तो क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन बी, वज्र भाषा। आगे देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 में है, कबीरदास किस काल के कवि थे? तो कबीरदास जो थे सो किस काल के कवि थे? तो भक्ति काल के कवि थे। तो राइट आंसर ऑप्शन ये, भक्ति काल। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में है दोस्तों, देव की रचना हंसी की चोट का छंद है। देव की रचना हंसी का चोट का छंद क्या हो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सवैया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है दोस्तों, घर में वापसी कविता आधुनिक जीवन की किस समस्या से सामना कराती है? घर में वापसी कविता आधुनिक जीवन की किस समस्या से जो है सो सामना कराती है? तो गरीबी की संघर्षरता परिवार की समस्या से। तो राइट आंसर ऑप्शन ये, गरीबी से संघर्षरता परिवार की समस्या। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है दोस्तों, जाग तुझको दूर जाना कविता क्या प्रेरणा देती? जाग तुझको दूर जाना जो कविता है, इससे क्या प्रेरणा मिलती है? तो मोह माया के बंधन में जकड़े मानव को जगाने की, जो मानव जो है सो मोह माया में बंध जाता है उसे जगाने की। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर
सॉरी बी में दिया गया अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ने की, अपने लक्ष्य में जो सो आगे बढ़ने की। और सी में दिया गया कठिनाइयों का सामना करने की। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, इनमें से सभी। मोह माया के बंधन में जकड़े मानव को जगाने की, अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ाने की, कठिनाइयों का सामना करने की, ये सभी जो है सो जाग तुझको दूर जाना कविता से प्रेरणा मिलती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है दोस्तों, बादल को घिरते देखा, बादल को जो सो घिरते देखा कविता में किस महान कवि का जिक्र हुआ है? बादल को घिरते देखा कविता में जो सो किस महान कवि का जिक्र हुआ है? तो कालिदास का हुआ। राइट आंसर ऑप्शन सी, कालिदास। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 28 से 31 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था, लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते, एक साथ झुकते और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते। कई बार यही क्रिया होती जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो और एक साथ बुझ जाए, और यही कर्म चलता रहे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है दोस्तों, प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई है? यह जो पंक्तियां यह जो गद्यांश है यह जो सो किस पाठ से लिया गया है? तो ईदगाह से लिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी, ईदगाह। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है दोस्तों, उपयुक्त गद्यांश में किसका वर्णन है? इस गद्यांश में जो है सो किसका वर्णन है? तो ईद के नमाज का। तो राइट आंसर ऑप्शन ये, ईद के नमाज का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में दोस्तों, सिजते शब्द का क्या अर्थ है? सिजते शब्द का क्या अर्थ है? नमाज पढ़ते समय माथा टेकने की क्रिया। तो राइट आंसर ऑप्शन 20, नमाज पढ़ते समय माथा टेकने की क्रिया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में, प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक कौन है? यह जो गद्यांश हम लोगों ने पढ़ा, इस पंक्ति के लेखक जो है सो कौन है? तो प्रेमचंद है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, प्रेमचंद। आगे देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का जो है सो चयन कीजिए। दोपहर का भोजन शीर्षक पाठ में किस ऋतु का वर्णन है? दोपहर का भोजन जो चैप्टर है इस पाठ में किस ऋतु का वर्णन है? तो ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, ग्रीष्म ऋतु। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में, टॉर्च बेचने वाले पाठ में लेखक ने किस पर प्रहार किया? टॉर्च बेचने वाले पाठ में जो लेखक है इसने किस पर प्रहार किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अस्थाओं का बाजरीकरण। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में दोस्तों, गूंगे कहानी में लेखक ने किन लोगों को गूंगा बहरा कहा है? गूंगे कहानी में जो सो लेखक ने किन लोगों को गूंगा और बहरा कहा है? तो संवेदनहीन लोगों को। तो राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी, संवेदनहीन लोगों को। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में, खाना बदोसा किस विधा की रचना है? खाना बदोसा जो कविता है यह जो है सो किस विधा की रचना है? तो कहानी। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, कहानी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में दिया गया है दोस्तों, जिस परिवार में पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्य धर्मी हो वह परिवार एक आदर्श परिवार है। आदर्श परिवार के बारे में यह किनकी अवधारणा है? यह जो है सो किनकी अवधारणा है? तो देखिए ऑप्शन दिए गए, सावित्रीबाई फुले, प्रेमचंद, सी में अमरकांत, डी ज्योतिबा फुले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्योतिबा फुले। आगे देखिए 37 में दिया गया, हुसैन की कहानी अपनी जबानी किस विधा की रचना है? हुसैन की कहानी अपनी जबानी जो चैप्टर है यह जो सो किस विधा की रचना है? तो आत्मकथा है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, आत्मकथा। आगे देखिए 38 में दिया गया प्रश्न, अंतराल भाग 1 में संकलित हुसैन की कहानी अपनी जवानी में हुसैन के जीवन की किस अवस्था का वर्णन है? हुसैन की कहानी अपनी जवानी में हुसैन के जीवन की किस अवस्था का वर्णन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बचपन और युवा। राइट आंसर ऑप्शन बी, बचपन और युवा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा जा रहा है, विष्णु प्रभाकर रचित आवारा मसीहा किस महान साहित्यकार की जीवनी है? आवारा मसीहा जो सो किस महान साहित्यकार की जीवनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। राइट आंसर देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है जो कि इस सेट का अंतिम प्रश्न है, शरत और महेंद्र को घर पर पढ़ने के लिए आने वाले शिक्षक का क्या नाम था? शरत और महेंद्र को घर पर पढ़ाने के लिए जो शिक्षक आते थे उसका नाम क्या था?
अक्षय पंडित था। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, अक्षय पंडित। अगला वीडियो जो सो आप लोगों को किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दूं और आप लोग उसका तैयारी कर सकें और जैक बोर्ड में आपका जो है सो नंबर अच्छा से अच्छा आए। आज की इस क्लास में इतना ही दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।